हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इतिहास की सीरीज़ में आज मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, हमारे एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। आप हमारी वीडियो देखिए, जो भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका बिहार के लिए जो CDPO का एग्ज़ाम 6 फरवरी को संभावित है, उसकी डेट तो आ गई है। अभी उसमें कोई चेंजमेंट का कोई न्यूज़ नहीं मिला है। BPSC का एग्ज़ाम हो गया, आपका RO मेंस का एग्ज़ाम हो गया, सब में ये हेल्प करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त मौर्य, देखिए गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से पुराना राजवंश कौन सा है? तो देखिए पुराना राजवंश है मौर्य वंश। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। सैंडो कोट्स को से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंडो कोट्स के और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है तो वो है जस्टिन, ठीक है। और सैंडो कोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना गया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री कहाँ के थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के तो ये थे ही, बट बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, तो इनके टाइम पे भी ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं कौन कौन से? तो देखिए राज्य के 7 अंग हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कैसे की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था किसके समय पे? बिंदुसार के शासनकाल में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। डाइमेकस भारत किसके समय पे आया था? बिंदुसार के समय पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है? पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ठीक है। पाटलिपुत्र का था प्राचीन स्थान बुलंदी बाग। अशोक, चंद्रगुप्त, देखिए यहाँ पे अलग अलग नाम है, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुलान में से ये कुणाल है, कुणाल बोलेंगे इसको। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था? किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित कैसे होता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किसने हराया था? तो इसको जो है चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। अब चित्र दिया गया है और यहाँ पे जो है बताया गया है, पूछा गया है कि किसके जो है शासन से संबंधित है। तो ये जो यहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र था ये आपका जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा तथा ये आपका केरल और तमिलनाडु छोड़ के मद्रास का थोड़ा सा हिस्सा, तो ये जो है अशोक के शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। यहाँ तक इनका शासनकाल था, शासन था, फैला हुआ था साम्राज्य। अगला है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं सम्मिलित था। अशोक के शिलालेख दक्षिण में भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो कौन सा शिलालेख है? तो दूसरा और 13वां जो है 2 शिलालेख हैं जिनमें दक्षिण भारतीय राज्यवंशों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो दूसरा है और 13वां है। 13वां किससे रिलेटेड है? तो ये आपका कल जो ओडिशा में हुआ था अशोक के द्वारा, ठीक है। तो ये कलिंग के युद्ध से रिलेटेड है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो इन्होंने किया था, अशोक ने कराया था। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, तो इसका प्रमाण क्या है? तो देवा नाम प्रिय की उपाधि, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। देखिए टोटल 4 बौद्ध सभा आयोजित की गई थी और इसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं हमारे बौद्ध वाले चैप्टर में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है देववंश तथा महावंश में। ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में पदाधिकारी थे यानी कि अधिकारी थे। सार्थवाहक किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अग्रहारिक हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ नमूने और जो स्तूप हैं उस सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसको माना जाता है? सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अब देखिए स्थान एवं स्मारक देखते हैं। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, मठ जो है उससे रिलेटेड है। कुशीनगर से राणा भर स्तूप रिलेटेड है। सारनाथ से धमेक स्तूप रिलेटेड है और श्रावस्ती से सहित महेत रिलेटेड है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम बताना है। लुम्बिनी गए, फिर कपिल वस्तु गए, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती गए। लुम्बिनी से कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत की। कालसी, गिरनार और शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है तो ये शाहबाजगढ़ी वाला हो जाएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है। रिपीटेड प्रश्न है। जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि का उद्वचन जो था वो प्रथम जो है उद्वाचन था। यह किस पे किया गया था? तो यह किया गया था पत्थर की पट्टियों पे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर में। ठीक है, नाम याद रखना, अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर जाती थी तो खरोष्टी लिपि कहलाती थी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानतया नाम का उल्लेख हुआ है। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी। फिर देखते हैं अगला। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है। यह अखंड है। स्तंभों का शेफ्ट जो है वो शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलम अभिलेखों में नाम किसका मिलता है? तो अशोक का नाम मिलता है। प्रश्न आता है अशोक का नाम कहाँ कहाँ मिलता है? तो मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नेतूर में मिलता है, उडेगोलम में मिलता है। वह उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। कंगन हल्ली में। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो रुमनदेही जो स्तंभ संबंधित है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम मिलता है कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू स्तंभ में। ठीक है। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने जिस शिलालेख में किया है या अशोक के जिस शिलालेख में किया गया है तो ये जो है आपका 13वां शिलालेख हो गया। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? 12वां है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता जो है पूर्ण रूप से समर्पित है। 12वें में अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन से हैं? तो संगम राज्यों के बारे में हमको दूसरा एवं 13वां शिलालेख से पता चलता है यानी कि दक्षिण के राजवंशों के बारे में। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक ने अपने अभिलेखों में नहीं किया है तो सातवाहनों का उल्लेख नहीं है वहाँ पे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के बल पर वध पे थी यानी कि उनको नहीं मारा जाए ऐसा। तो ये है आपका 5वां स्तंभ अभिलेख। इसके बाद हम देखते हैं टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे
कहाँ का शासक था? ये जो था ये मिस्र का शासक था। इसको तुर्मे भी बोलते थे। चोल, गुप्त, मौर्य, पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र, इनके साथ में राजकीय संबंध थे, तो मौर्य। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खादान है जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए या रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो देखिए ये खाद्यान्न जो था सौगोरा ताम्रपत्र था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। 5वां अभिलेख है, ध्यान रखिए, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने में क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मतलब कहाँ किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सत्य कथन क्या है? यानी 4 कथन थे जिसमें से 3 असत्य थे, 1 सत्य था। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा तथा दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को कंट्रोल किया था। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज दूत था सेलुकस निकेटर का। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस एवं मेगास्थनीज तथा इंडिका और वायुपुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। तो मेगास्थनीज की इंडिका में ऐसा बोला गया है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी या दासता नहीं थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो यह है इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है मेगास्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था उसको कहते थे, उसको जो है इकट्ठा किया जाता था सीता अध्यक्ष के द्वारा। अगला देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राज्य की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंध था। कौन संबंधित था? तो ये थे समाहर्ता, मौर्य युगीन अधिकारी जो मापतौलों का प्रभारी था, पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था मार्ग का निर्माण। पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। ठीक है, न्याय व्यवस्था से जुड़े थे ये। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन न्याय से रिलेटेड है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था। तो ये थे मागध एवं सूत वर्गों का। मागध एवं सूत वर्ग क्या करते थे? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजकीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना इनका व्यवसाय था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो द्रविड़ों ने किया था। ठीक है। और चोल जो है इसमें अगर होता तो उसको टिक करते। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है तो अर्थशास्त्र में। और जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित किस में है? मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के क्षत्रियों का सही क्रम बताना है। मेगास्थनीज, फायान, ये यात्री थे, उनका क्रम बताना है। पहले मेगास्थनीज आए थे, फिर फायान आया था, हेनसांग आए थे, बाद में इत्सिंग आए थे। व्यक्ति तथा अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त का नाम है सैंडोकोट्स, बिंदुसार का नाम है अमित्रघात, अशोक का नाम है प्रियदर्शी, चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अंतिम मौर्य राजा था बृहदत्य। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए शुंग वंश के विषय में सत्य है। तो शुंग वंश के विषय में
अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी। साथ ही मगध में शुंग वंश की स्थापना की। साथ ही अंतिम जो है शुंग राजा देवभूति थी, उनकी हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर दी तथा राज सिंहासन को हथियाया और कर्ण वंश की स्थापना करी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? अशोक ने, रुद्रदामन ने तथा स्कंदगुप्त ने। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। बराबर की पहाड़ी गुफाओं के विषय में सही कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है तथा अभिलेख जो हैं गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अब सही सुमेलन है राजगिरी, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं तो वो क्या है? अगाथोक्लीज। क्या है? अगाथोक्लीज। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। और इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, मौर्योत्तर काल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो दोस्तों तक शेयर करके अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के लेक्चर के साथ में। शुभ रात्रि। जय हिंद।